हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली एचआरएम सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी पीजीटी कॉमर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये है पार्ट 1। आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹100। आप इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और ये वन टाइम पेमेंट है, मीन्स एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो फ्यूचर में पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। इसके अलावा हम डेली एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करते हैं आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से 2 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फर्स्ट ये कि सिर्फ आप क्वेश्चन और आंसर पे फोकस मत करिए, बल्कि आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इन वीडियो से। और दूसरा कि सिर्फ इस वीडियो को देखना ही नहीं है, बल्कि इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको खुद से अटेम्प्ट करना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो जैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, आपको वीडियो को पॉज करके खुद से कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन का पार्ट देखना है। तो उम्मीद है कि आप ये दोनों रिक्वेस्ट मेरी पूरी करोगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिक्रूटमेंट डैश सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब है भर्ती, आप सभी को ही पता होगा रिक्रूटमेंट क्या है। और सिलेक्शन का मतलब होता है चयन। तो आपको बताना है कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के पहले आता है या बाद में आता है या फिर साथ साथ आता है या फिर नन ऑफ दीज। रिक्रूटमेंट डैश सिलेक्शन आपको बताना है कि क्या ये सक्सीड है, प्रोसीड है या साइमल्टेनियस है या फिर नन ऑफ दीज। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, मैं आपको तब तक एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। तो मैंने आपको बताया कि रिक्रूटमेंट को हिंदी में भर्ती कहते हैं। जब एक ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो वो रिक्रूटमेंट के थ्रू सिलेक्शन करती है, यानी कि रिक्रूटमेंट के थ्रू वो कर्मचारियों का चयन करती है। रिक्रूटमेंट के अंतर्गत 2 चीज़ें होती हैं। पहला कि जो फ्यूचर या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम सर्च करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टिमुलेट करते हैं या फिर मोटिवेट करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें। और हम ऐसे लोगों को मोटिवेट क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास चांसेस होगा कि हम बेस्ट एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर सकें। जैसे DSSB के बारे में आपने सुना होगा, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो कि दिल्ली में जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं जो स्पेशली 11th और 12th क्लासेस के लिए हैं, उनके लिए जो टीचर होते हैं उनका चयन ये करता है। तो अभी हाल ही में 4 मार्च 2021 को इसका वैकेंसी नोटिस आया हुआ है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 01/21। तो यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट निकाला गया है दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू कि अगर आप क्लास 12th के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो दिल्ली में, स्पेशली दिल्ली में अगर आप बनना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट में हम जो प्रोस्पेक्टिव या भावी कर्मचारी हैं उनको हम ढूंढते हैं और इसके लिए हम एडवर्टीजमेंट निकालते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अप्लाई करें और हमें बेस्ट एम्प्लॉय मिले। इसी को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। अब रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं कि पब्लिक एडवर्टीजमेंट निकालते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट नंबर था 01/21। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एडवर्टीजमेंट निकाल दिया कि लेट सपोज कि हमें 1000 कर्मचारियों की ज़रूरत है जो दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें टीचरों की हमें ज़रूरत है। तो सिलेक्शन में क्या होगा, बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सारे लोग भरेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, बेस्ट एम्प्लॉय का सिलेक्शन करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, रिटन एग्ज़ाम लेना होगा, इंटरव्यू लेना होगा, मेडिकल एग्ज़ाम लेना होगा, तब हम सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन या चयन का मतलब ये है कि जो भी सबसे सुटेबल पर्सन है, जो मोस्ट सुटेबल पर्सन है या योग्य व्यक्ति हैं, उन्हें हम सेलेक्ट करें और जो अयोग्य हैं यानी अनसुटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको हम छाड़ दे, निकाल दे, यानी वेडिंग आउट अनसुटेबल कैंडिडेट्स। तो सिलेक्शन में क्या करते हैं, हम मोस्ट सुटेबल पर्सन को सेलेक्ट करते हैं और अनसुटेबल कैंडिडेट्स को हम निकाल देते हैं। यही है सिलेक्शन। अब आइए सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं कि एक एम्प्लॉय का सिलेक्शन किस तरीके से होता है।
यानी कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के अंतर्गत। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही स्टेप्स फॉलो किए गए हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिले। सबसे पहले जॉब एनालिसिस किया जाता है, यानी एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि कौन सा जॉब करना है और उस जॉब को करने के लिए कैंडिडेट्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, यानी मिनिमम क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। ये सब सारी चीज़ें जॉब एनालिसिस के अंतर्गत दी जाती हैं। दूसरा है रिक्रूटमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एडवर्टीजमेंट रिलीज़ करती है। जैसे अभी आपने एग्जांपल में देखा कि DSSB ने पब्लिक एडवर्टीजमेंट निकाला है कि हमें इतनी कर्मचारियों की ज़रूरत है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। फिर होगा रिटन एग्ज़ाम, तो जितने लोगों ने फॉर्म भरा है वो रिटन एग्ज़ाम देंगे और रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले आगे जाएंगे इंटरव्यू में। और कुछ केसेस में हो सकता है कि इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो और उसके बाद आपको जॉब ऑफर किया जाए, यानी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है और जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपनी एक्सेप्टेंस देनी होती है विद इन अ सर्टेन पीरियड। लेट्स से कि आपको 15 डेज़ या फिर 30 डेज़ के अंतर्गत आपको बताना होता है कि आप इस जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपने जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है तो आप एम्प्लॉयमेंट आपको मिल गई, यानी जॉब आपको मिल गई है। तो ये एक बेसिक सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में अंतर। तो रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम सर्च करते हैं, यानी फ्यूचर जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम सर्च करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इंकरेज करते हैं या मोटिवेट करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करें। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो राइट कैंडिडेट्स होते हैं, जो सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट जो है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा कि हम पॉजिटिव प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट। क्यों पॉजिटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि हम यहाँ पे अधिकतर लोगों को इंकरेज करते हैं उस जॉब को अप्लाई करने के लिए, तो इसीलिए रिक्रूटमेंट जो है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है। सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि अगर सपोज कर लीजिए कि 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है तो हम उसमें रिटन एग्ज़ाम इंटरव्यू में कम करते करते सपोज कर लीजिए हमने 1000 लोगों को सेलेक्ट किया है इंटरव्यू के लिए, तो हम क्या करते हैं सिलेक्शन में हम जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको निकाल देते हैं। तो इसीलिए सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, एक लार्ज पूल बनाते हैं। लार्ज पूल का बनाने का मतलब हम ये स्विमिंग पूल नहीं बनाते, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को हम चाहते हैं कि वो अप्लाई करें। यानी रिक्रूटमेंट जो है उसका एम यही होता है कि अधिक से अधिक लोगों को इंकरेज किया जाए कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। सिलेक्शन जो है उसका एम ये होता है कि हम जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें और रिजेक्ट करें, यानी उनको निकाल दें। रिक्रूटमेंट हमेशा सिलेक्शन से पहले आता है और सिलेक्शन जो है हमेशा रिक्रूटमेंट के बाद आता है। यानी सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता है, आप पब्लिक एडवर्टीजमेंट निकालते हो, उसके बाद लोग एग्ज़ाम देते हैं, फिर आप उनको सेलेक्ट करते हो। तो ये एक डिफरेंस था बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रिक्रूटमेंट डैश सिलेक्शन, तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से पहले आता है, बाद में आता है या साथ साथ आता है? तो रिक्रूटमेंट हमेशा सिलेक्शन से पहले आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि अ स्टेटमेंट कंटेनिंग आइटम्स सच एज जॉब टाइटल, लोकेशन, समरी, ड्यूटीज, मटेरियल यूज्ड, वर्किंग कंडीशंस एक्सेट्रा इज कॉल्ड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें जॉब टाइटल, लोकेशन, समरी, ड्यूटी, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, वर्किंग कंडीशन क्या है जॉब का, ये सब सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। क्या ये जॉब स्पेसिफिकेशन है, क्या ये जॉब इवैल्यूएशन है, क्या ये जॉब डिस्क्रिप्शन है या फिर ये जॉब एनालिसिस है। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट बात करते हैं जॉब एनालिसिस की। तो मैंने आपको अभी बताया कि एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जॉब एनालिसिस के अंतर्गत आता है। तो हम कौन सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन पर्टिनेंट हो, यानी कि जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है किसी स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड, वो इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी महत्वपूर्ण सूचना है वो हम इकट्ठा कर रहे हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि कोई जॉब करना है, अब उस जॉब को करने के लिए बहुत सारे टास्क करना होगा, तो इन टास्क
का जो डिटर्मिनेशन होगा यानी टास्क का जो निर्धारण होगा वो हम जॉब एनालिसिस के थ्रू करते हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ हम यही नहीं बताते कि कौन से टास्क को परफॉर्म करना है, बल्कि हम ये भी बताते हैं कि मिनिमम क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, यानी कौन कौन से स्किल, नॉलेज और एबिलिटीज़ की ज़रूरत है और एक वर्कर के पास कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसी जॉब को करने के लिए। ये सब सारी चीज़ें हम जॉब एनालिसिस के अंतर्गत जानते हैं। जॉब एनालिसिस के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, फर्स्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन और सेकंड है जॉब स्पेसिफिकेशन। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन एक स्पेसिफिक जॉब को डिस्क्राइब करता है कि जॉब का टाइटल क्या होगा, लोकेशन कहाँ पे है, वर्किंग कंडीशन क्या क्या होगी, ये सब सारी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत बताती। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको ये भी बताता है कि एक पर्टिकुलर जॉब में आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये सब सारी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत बताई जाती हैं। बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो एक स्टेटमेंट है ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, यानी कि एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड आपकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपका जॉब टाइटल क्या है, आपका जॉब का प्लेस क्या है यानी लोकेशन, जैसे DSSB PGT कॉमर्स अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो आपका जॉब लोकेशन क्या होगा, दिल्ली होगा। आपका वर्किंग कंडीशन किस तरीके का होगा, ये सब सारी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आपको बताई जाती हैं। नेक्स्ट है जॉब स्पेसिफिकेशन। अब एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए जो मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज़ हैं वो क्या होंगी, ये जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है। अभी आपने जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन देखा, अब हम देखते हैं जॉब इवैल्यूएशन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि आपको जॉब को इवैल्यूएट करना है, यानी कि एक पर्टिकुलर जॉब का क्या वैल्यू होगा या क्या वर्थ होगा, ये आपको पता करना है। तो जॉब इवैल्यूएशन क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीका है जिससे आप एक जॉब की वैल्यू या वर्थ निकाल लेते हैं। सपोज करिए कि दो जॉब है ए और बी। ए में आपको क्या मिलता है, 15,000 रुपये मिलता है और बी में क्या है, 20,000 रुपीज़ मिलता है। तो ये जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया। इसमें आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो दो जॉब की, असेस करते हो कि जो रैशनल पे स्ट्रक्चर होगा वो कितना होगा, यानी कितना पेमेंट करना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू ही पता चलती हैं। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें जॉब टाइटल दिया होता है कि आपका जो टाइटल है वो क्या होगा, डिजिग्नेशन क्या होगा, आपकी जॉब लोकेशन क्या होगी, समरी क्या है, आपकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जॉब इनरिचमेंट इज। आपको बताना है कि जॉब इनरिचमेंट है इनमें से कौन सा। फर्स्ट है मूविंग टू अनदर जॉब विद सेम स्किल सेट, बी है प्रमोशन, सी है ट्रांसफ़र और डी है एडिंग टास्क एंड ड्यूटीज टू दी एग्जिस्टिंग जॉब। एक बार जॉब इनरिचमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो जब आप जॉब डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे तो जॉब डिज़ाइन के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है जॉब रोटेशन, सेकंड है जॉब इनलार्जमेंट और थर्ड आता है जॉब इनरिचमेंट। एक एक करके तीनों डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन के अंतर्गत क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को हम एक जॉब से दूसरे जॉब में मूव करा देते हैं। फॉर एग्जांपल ए है और बी, ये दोनों एम्प्लॉय हैं। ए की जॉब को बी को दे दिया जाता है और बी का जो जॉब है वो ए को दे दिया जाता है। इसे हम जॉब रोटेशन कहते हैं और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बोर ना हो और जो जॉब है वो मोनोटोनस न लगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा के लिए नहीं होता है। हो सकता है कुछ हफ्ते कुछ दिन के लिए हो और वापस से फर्स्ट जॉब पे इनको ला दिया जाता है। जैसे अगर ए का जो जॉब है उसको वापस से कुछ दिन के बाद मिल जाएगा और बी को भी ऐसा मिल जाएगा, तो इसे हम जॉब रोटेशन कहते हैं। अब बात करते हैं जॉब एनलार्जमेंट की। तो जॉब एनलार्जमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉय को जो भी वो टास्क कर रहा होता है उसमें बढ़ोतरी की जाती है, यानी इनलार्ज किया जाता है, उसको और टास्क दिया जाता है और जनरली ये डिफरेंट टास्क होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। हो सकता है कि जो टास्क है वो पिछले टास्क से रिलेटेड हो, यानी सिमिलर नेचर का हो, जैसे वो पहले काम करता था हो सकता है उसी से रिलेटेड जो टास्क है वो दिया गया हो, लेकिन जनरली ये जो टास्क है वो डिफरेंट होता है। जैसे
फॉर एग्जांपल ये क्लर्क है और इसे पहले पेमेंट करने की परमिशन थी, यानी इसे टास्क दिया गया है कि इसे पेमेंट करना है कस्टमर को। अब जॉब इनलार्जमेंट के बाद इसे परमिशन दी गई है कि इसे पेमेंट करने के साथ साथ डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करना है, तो इसे हम जॉब इनलार्जमेंट कहेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि जॉब इनलार्जमेंट में हम जो भी टास्क है उसमें बढ़ोतरी कर देते हैं, और ये जनरली जो टास्क होता है वो डिफरेंट टास्क होता है। और जॉब इनलार्जमेंट को हम हॉरिजॉन्टल जॉब इनलार्जमेंट भी कहते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग के नाम से भी इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट का मतलब ये है कि हम ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये सेम टास्क है। अभी आपने देखा पिछले में कि टास्क चेंज कर दिया गया, डिफरेंट टास्क दिया गया, लेकिन जॉब एनरिचमेंट में आपको सेम टास्क में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ा दिया गया। जैसे पहले आपको 50,000 रुपये तक का ही पेमेंट करने का परमिशन था, लेकिन जॉब एनरिचमेंट के बाद आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 50,000 से बढ़ा के 1,00,000 कर दी गई। आप ध्यान रखिएगा कि जॉब इनलार्जमेंट में आपको डिफरेंट टास्क दिया जाता है, और जॉब इनरिचमेंट में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो टास्क है वो सेम होता है। अब हम दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं। तो जॉब इनलार्जमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है वर्क का, और जॉब इनरिचमेंट जो है वो वर्टिकल एक्सपेंशन है टास्क का। जॉब इनलार्जमेंट में आप क्या करते हैं, नए नए वर्क देते हो, सिमिलर नेचर का हो सकता है। जैसे आपने देखा कि पहले एम्प्लॉय को सिर्फ पेमेंट करने का ही काम दिया गया था, बाद में उसे डिपॉजिट करने का भी काम दे दिया गया। जॉब इनरिचमेंट में क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी जाती है, लेकिन सेम वर्क दिया जाता है। यहाँ पे डिफरेंट टास्क होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। डिफरेंट टास्क आपको दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे टास्क यानी वर्क जो है वो सेम होता है, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ा दी जाती है। जैसे पहले आपको 50,000 रुपये तक का ही पेमेंट करने का परमिशन था, लेकिन अभी आपको 1,00,000 रुपये तक का परमिशन मिल गया है, यानी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ा दी गई है, इनरीच कर दी गई। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि जॉब इनरिचमेंट क्या है। ए ऑप्शन है मूविंग टू अनदर जॉब विद सेम स्किल सेट, तो ये होगा नहीं क्योंकि आप किसी दूसरे जॉब पे तो मूव कर ही नहीं रहे हो। सेकंड है प्रमोशन, तो जब एक एम्प्लॉय को हायर पोजीशन मिलता है, जैसे सपोज कर लीजिए कि पहले आप एक मैनेजर थे बैंक के, अब एक पर्टिकुलर एरिया के आप जनरल मैनेजर हो गए, तो ये क्या है, प्रमोशन होगा, क्योंकि आप एक हायर पोजीशन पे मूव कर रहे हो। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र, तो जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हो तो इसे हम ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसे पहले आपकी जॉब यूपी में थी, अब आपकी जॉब जो है वो महाराष्ट्र में लग गई, तो इसे हम ट्रांसफ़र कहेंगे। डी ऑप्शन है एडिंग टास्क एंड ड्यूटीज़ टू एग्जिस्टिंग जॉब, तो इसे ही हम जॉब इनरिचमेंट कहते हैं। यानी कि आपकी जो भी एग्जिस्टिंग जॉब है उसी में आपकी टास्क और ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ा दी गई है, इसे हम जॉब इनरिचमेंट कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि रिट्रेचमेंट इज, आपको बताना है कि रिट्रेचमेंट का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है अ डिनायल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, बी ऑप्शन है अ डिनायल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, सी ऑप्शन है अ डिनायल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर एवर, और डी है नॉन ऑफ दीज। सबसे पहले आपको रिट्रेचमेंट का मतलब पता होना चाहिए। हिंदी में इसको छटनी या फिर कार्य मुक्ति कहते हैं। यानी कि जब एक एम्प्लॉय को उसके कार्य से मुक्त कर दिया जाता है, यानी उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, तो उसे हम रिट्रेचमेंट कहते हैं या फिर छटनी कहते हैं। अब ये रिट्रेचमेंट होता क्यों? जनरली जब एक कंपनी बैड फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजरती है, यानी जब एक कंपनी की वित्तीय स्थिति सही नहीं होती या फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है, तो वो अपने लॉसेस को कम करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना स्टार्ट कर देती है। इसे ही हम रिट्रेचमेंट कहते हैं। रिट्रेचमेंट जनरली प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ को बहुत जल्दी निकाल दिया जाता है। इवन लॉकडाउन में आपने देखा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उनको जॉब से निकाल दिया गया। तो ये एग्जांपल है रिट्रेचमेंट का। तो रिट्रेचमेंट का मतलब है अ डिनायल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉरएवर, यानी कि जब आप एम्प्लॉयमेंट से उसको मना कर देते हो, यानी आप जॉब से निकाल देते हो, तो इसे हम रिट्रेचमेंट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन रेफर्स टू। आपको बताना है रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन बी है इंस्टॉलिंग मोर मशीन्स फॉर मोर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन एंड मशीन इन अ जुडिशियस मैनर, ऑप्शन डी है एक्सट्रैक्टिंग मोर प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम वर्कर्स बाय पेइंग लेस अमाउंट ऑफ वेजेस। आपको बताना है कि रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो आपने एक टर्म सुना होगा रैशनल। रैशनल का मतलब होता है जब आप विवेकपूर्ण ढंग से कोई चीज़ करते हो, यानी कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हो, यानी आप जुडिशियस मैनर में डिसीजन लेते हो, तो उसे हम रैशनल कहते हैं। तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब आप मैन और मशीन का जुडिशियस एम्प्लॉयमेंट करते हो, यूज़ करते हो, तो उसे ही हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो रैशनलाइजेशन रेफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन एंड मशीन्स इन अ जुडिशियस मैनर। जब आप विवेकपूर्ण ढंग से यानी बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन लेते हो, तो उसे हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ये था एचआरएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।